कहानी की शुरुआत में हम रेमी और उसके माता पिता को देखते हैं जो मार्स यानी मंगल ग्रह पर एक छोटी सी शटल बस्ती में रहते हैं। दरअसल अब धरती रहने लायक नहीं बची है, वहाँ बहुत ही कम लोग बचे हैं और जो बचे हैं उन्हें दूसरे ग्रहों पर भेजा जा रहा है। रेमी के माता पिता को भी एक अंतरिक्ष यान के जरिए दूसरे ग्रह की ओर रवाना किया गया था, लेकिन रास्ते में उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में खराबी आ गई और मजबूरी में उन्हें इस वीरान मंगल ग्रह पर उतरना पड़ा। तब से वो इस छोटे से इलाके में रह रहे हैं जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, चारों तरफ सिर्फ धूल और चट्टाने हैं। यहाँ जीना बेहद मुश्किल है और उन्हें ये तक नहीं पता है कि इस ग्रह पर उनके अलावा कोई और इंसान मौजूद है भी या नहीं। यहाँ ये लोग एक आउटपोस्ट में रहते हैं ताकि वो बाहर के पॉइजनस एटमॉस्फेयर से सुरक्षित रह सके। उनके पास एक ग्रीन हाउस है जहाँ वो सब्जियां उगाते हैं और एक पोल्ट्री फार्म है जहाँ कुछ जानवर रहते हैं। इन्हीं साधनों के सहारे ये तीनों अपना जीवन बिता रहे होते हैं। रेमी को उसके माता पिता खुद ही पढ़ाते हैं। एक दिन रेमी अपने पिता से पूछती है कि क्या धरती जैसी कोई और जगह है। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि धरती अब सिर्फ किताबों में है, अब हमारा घर यही है। वो कहते हैं कि समय के साथ यहाँ और भी लोग आकर बसेंगे, लेकिन रेमी की मंगल ग्रह को और अच्छे से तलाशने की जिज्ञासा होती है और उसके माता पिता ने उसे घर से ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए वो घर के पास ही अकेले खेला करती है। एक दिन रेमी अपने माता पिता को बातें करते हुए सुनती है। उसके पिता को शक होता है कि वहाँ उनके आसपास कोई और मौजूद है। अगले दिन जब रेमी उठती है तब वो किचन की खिड़की पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ लीव देखती है। ये देखकर रेमी डर जाती है और जल्दी से जाकर अपने माता पिता को बताती है। उसके पिता राइफल लेकर आसपास जांच करने लगते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर कौन है जिसने ये लिखा है। रेमी की माँ भी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर छुप जाती है। तभी रेमी के पिता को कुछ दूरी पर 3 लोग दिखाई देते हैं जो उनसे छुप रहे होते हैं। उन्हें देखकर रेमी के पिता जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो सामने आओ, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता है। रेमी के माता पिता घर के अंदर रहकर निगरानी करने लगते हैं। रेमी को लगता है कि वो लोग चले गए हैं, इसलिए वो बिना बताए अपने फार्म में मौजूद सुअरों को देखने जाती है कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन जब उसकी माँ को पता चलता है कि रेमी घर पर नहीं है तो वो बाहर आकर उसे पुकारने लगती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर रेमी अंदर आने लगती है। तभी वो 2 लोग जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहना होता है वो बाहर निकलते हैं और रेमी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। रेमी के पिता राइफल लेकर बाहर आते हैं और उनमें से एक आदमी को गोली मारते हैं, जिससे वो आदमी गिरकर मारा जाता है। दूसरा आदमी रेमी को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी माँ समय रहते उस पर हमला करती है, उसे जमीन पर गिराकर चाकू से वार कर देती है और उसकी जान ले लेती है। फिर रेमी की माँ अपनी बेटी को लेकर जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। रेमी के पिता पर चट्टान के ऊपर से तीसरा आदमी फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पैर पर गोली मारकर उसे घायल कर देते हैं, मगर वो आदमी फिर भी भागकर कहीं छुप जाता है। रेमी के पिता अपनी पत्नी और बेटी को घर के अंदर रहने के लिए कहते हैं और उस तीसरे आदमी को ढूंढकर खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद रेमी की माँ और बेटी घर से बाहर आती है और उसकी माँ मरे हुए लोगों से हथियार निकालकर जमा करती है। वो देखते हैं कि मरे हुए लोगों में एक लड़की भी शामिल है। फिर दोनों वापस आउटपोस्ट के अंदर आ जाती है और रेमी और उसकी माँ रेमी के पिता के लौटने का इंतजार करने लगती है, लेकिन शाम से रात हो जाती है और रेमी के पिता अब तक वापस नहीं आए होते हैं। इससे रेमी की माँ बेचैन हो जाती है। अगली सुबह तक भी जब रेमी के पिता वापस नहीं आते तब उसकी माँ हथियार लेकर अपनी बेटी के साथ बाहर जाकर उन्हें ढूंढने का फैसला करती है। लेकिन तभी उनके आउटपोस्ट के अंदर वही तीसरा आदमी घुस आता है जिसे रेमी के पिता ने पाँव में गोली मारी थी और जिसे मारने के लिए वो गए थे, पर इस आदमी ने रेमी के पिता को मार दिया था। अब वो आदमी बंदूक ताने खड़ा हुआ होता है, जिससे रेमी और उसकी माँ डर जाती है। इस आदमी का नाम जेरी होता है। वो उनसे कहता है कि ये आउटपोस्ट तुम्हारा नहीं है, मेरा जन्म यहीं हुआ था, मेरे माता पिता यहीं रहते थे और तुम लोगों ने उन्हें मारकर इस जगह पर कब्जा कर लिया, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। जेरी कहता है मैं कई